हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी भाई, एसएससी सीजीएल 2024 के टायर 1 में पूछे गए टॉप जीके जीएस के क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन करने वाले हैं हम। डिटेल्ड सॉल्यूशन रहेगा। जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर मेंस का एग्ज़ाम है जिनका सीजीएल का, या फिर जीडी का एग्ज़ाम है 2024 वाला अभी जनवरी फरवरी में, तो उन सब के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा आरपीएफ का जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, या फिर कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पे जीके जीएस पूछी जाएगी, तो उन सब के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जीके जीएस चेंज नहीं होती है, नो चेंज। ठीक है भाई, स्टेटिक सेम रहता है। ये क्लास हमारी मिसलेनियस क्वेश्चंस की रहेगी, और इसका जो फॉर्मेट रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी वालों को भी और इंग्लिश वालों को भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो पुराने हैं वो उन्हें पता है, जो नए जुड़ रहे हैं मैं आपसे कहूँगा आप क्लास को कंप्लीट देखिए, अगर इस क्लास का आप मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं, और इस पूरी सीरीज़ को देख डालिए आप 1.5 या 2x की स्पीड पर। ठीक है, आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा पीवाईक्यू का, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है मैंने। बाकी आप फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली क्लासेज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सीजीएल 24 का कंप्लीट होने वाला है, ये जो अभी पेपर हुआ है 900 क्वेश्चंस, बस ये 25 जो आज का सॉल्यूशन है ये 25 सितंबर थर्ड शिफ्ट का है। तो इसके बाद देखिए लास्ट जो बच रहा है 26 सितंबर वाला बच रहा है, बस 3 शिफ्टों का सॉल्यूशन है। उसके बाद आपकी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी 2024 की सीजीएल की। इसके बाद मैं लेके आ रहा हूँ एमटीएस की और सीएचएसएल की, और अभी स्टेनो का पेपर हुआ है। उसके बाद आरपीएफ जो है एसआई वाला जो पेपर हुआ है। तो पीवाईक्यू तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं सारे पीवाईक्यू यहीं करवा दूंगा। नो बुक है पीवाईक्यू के लिए, कोई बुक नहीं लेनी है आपको, पीवाईक्यू यहीं होंगे आपके, और एक एक पीवाईक्यू होगा। ऐसे नहीं होगा मैं आपको इजी क्वेश्चन करा दूँ आपको खुश करने के लिए, नहीं, जो हार्ड होगा, मीडियम होगा, ईजी होगा, कैसा भी होगा हम यहीं करेंगे और क्लास में करेंगे, और चीज़ें भी हम क्लास में ही याद करेंगे। ठीक है भाई, बाकी आप मेरे साथ ट्राई करिए, इस सीरीज़ को आप देखिए, मॉक टेस्ट की तरह लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट की तरह दे सकते हैं, ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो जाए और प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए, और अपना स्कोर है जो वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। ठीक है, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जीएस एग्जाम्स क्रैकर। बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इसी नाम से चैनल है जो टेलीग्राम का है, तो टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर लें, ताकि वहाँ पे मैं ना अपडेट्स देता हूँ डेली क्लासेस की, तो आपको अपडेट्स के बारे में पता चल जाए, तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। डेली क्लासेस आती हैं, एक भी दिन नहीं छूटेगा आपका क्लासेस का, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है भाई, सब्जेक्टिव भी मैं लेके आ रहा हूँ, बच्चों की डिमांड है सर सब्जेक्टिव करा दीजिए, तो सब्जेक्टिव मेरा पॉलिटी का एक लेक्चर आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, बहुत सही क्वेश्चन कराए हैं मैंने, आपको वो लेक्चर देखना चाहिए। ठीक है, बाकी तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भाई हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, जयपाल सिंह मुंडा इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ दी फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, एक पर्सनैलिटी का नाम दे देगा, स्पोर्ट्स पर्सन का नाम दे देगा, और उससे एसोसिएटेड गेम पूछ लेगा कि किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है। ये एसएससी की पुरानी आदत रही है। या फिर दूसरे फॉर्म में ऐसे पूछ लेगा, मैच द फॉलोइंग, इधर दे देगा पर्सनैलिटी का नाम, स्पोर्ट्स पर्सन का नाम, और इधर दे देगा स्पोर्ट्स। तो आपको जो पीवाईक्यू में आ रहे हैं क्वेश्चन वो तो याद करके ही जाने हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के। तो जयपाल सिंह मुंडा एसोसिएटेड है हॉकी से, तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखना है आपको। तो डी गुकेश काफ़ी न्यूज़ में है अभी रिसेंटली 2025 में। ठीक है, 4 और 5। तो आप मुझे बताएंगे कि डी गुकेश किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर दें। ठीक है भाई, और पीवी सिंधु का भी आप बताएं, पीवी सिंधु किस गेम से एसोसिएटेड है, किस स्पोर्ट से। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें समझाने का कुछ है नहीं, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, जो आ रहा है पीवाईक्यू में वो आप देखते जाएं, या फिर किसी नोटबुक में नोट कर लें, तो उसमें से ही रिपीट करता है। यूपीएससी का रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है उसका, ये जो एसएससी है इसका रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है क्वेश्चंस का। एग्जामिनर नए क्वेश्चंस नहीं बना रहा है, उनको इधर उधर करता रहता है। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, उसी लेवल की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डियर लर्नर्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु हैज़ रिटन द बुक संगीत बाल प्रकाश। तो ये बुक का नाम है,
ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो पैटर्न पकड़ना है आपको। इन 36 में आपने पैटर्न देखा होगा कि यूपीएससी का एक फिक्स, एसएससी का फिक्स पैटर्न है, ठीक है। उस चीज़ पे आपको फोकस करना है और उन्हीं चीज़ों पे ही आपको कमांड बनानी है। तो संगीत बाल प्रकाश, संगीत बाल प्रकाश पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है विष्णु दिगंबर पालुस्कर ने। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। तो इनकी बुक का नाम आपको ध्यान रखना है। बाकी ये किस घराने से बिलोंग करते हैं ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो ये ग्वालियर घराना से बिलोंग करते हैं, ग्वालियर घराना, ठीक है। बाकी ना पंडित नारायण राव ये भी ग्वालियर घराना से हैं। तो दोनों का आपको ध्यान रखना है, घराना पूछता है और पूछे भी जा चुके हैं क्वेश्चंस इस प्रकार के। तो पंडित नारायण राव ग्वालियर घराना, विष्णु दिगंबर पालुस्कर ये भी ग्वालियर घराना, और विष्णु नारायण भतखंडे तो ये किस से एसोसिएटेड हैं घराना से? तो ये मेवाती घराना से एसोसिएटेड हैं, मेवाती घराना, ठीक है। और भीमसेन जोशी जी तो ये हैं आपके किराना घराना से, किराना घराना। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वोकलिस्ट हैं, तो आपको इतना भी ध्यान रखना है, ठीक है भाई। घराना तो बिल्कुल पूछता है एग्ज़ाम में, तो याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ये वाला, और ये वाला भी इनके बारे में पूछा हुआ है, इनके बारे में पूछा हुआ है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप जब क्लास और जो क्लास हैं इस सीरीज़ की जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आप कंप्लीट देखिए क्लास को भी और सीरीज़ को भी। इतनी बार रिपीटिशन है कि सारी चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी हिमालयाज? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? तो आपको बताना है। तो गोदावरी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी निकलती है त्रिम्बकेश्वर, 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 ठीक है। तो गोदावरी का आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गोद में बैठे हैं त्रिम्बकेश्वर की में। तो ये नासिक, नासिक जो है आपकी महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र, ठीक है। त्रिम्बकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से। तो अब देख लेते हैं तापी। तो तापी का आपको ध्यान रखना है, तापी निकलती है मूलताई से, मूलताई, ठीक है, मूलताई और एमपी से, मध्य प्रदेश से, और किससे? सतपुरा रेंज से, सतपुरा रेंज से। मूलताई है बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, इतना आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। नर्मदा आपकी मैकाल रेंज से निकलती है, मैकाल रेंज, ठीक है। ये है सतपुरा रेंज की ईस्टर्न मोस्ट जो है रेंज है, सतपुरा होती है, यहाँ पे सतपुरा है, फिर इसके साइड में मैकाल रेंज है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैकाल रेंज से नर्मदा रिवर निकलती है एमपी से, ईस्टर्न एमपी से। बाकी गंगा निकलती है हिमालय से, यह आपको ध्यान रखना है। तो गंगा निकलती है हिमालय से, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। बाकी अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो तापी और रिवर ओरिजिन्स फ्रॉम मूलताई, मूलताई जो है इन गाविलगढ़ हिल्स ऑफ द डेक्कन प्लेटो साउथ ऑफ मध्य प्रदेश। तो तापी जो रिवर है मध्य प्रदेश के दक्षिण में दक्कन पठार की गाविलगढ़ पहाड़ियों में मूलताई से निकलती है, याद रखना है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के मैकाल रेंज में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोनों का, ठीक है। गोदावरी का मैंने आपको बता दिया त्रिम्बकेश्वर में। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं। देखो ये ऊपर हैं, ये कौन सी हैं आपको बताइए? विंध्यान रेंज, विंध्यान, विंध्यान बोलते हैं, विंध्यान रेंज, ठीक है। और इसके नीचे है जो है सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज, और इनके बीच में बहती है नर्मदा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, विंध्यान और सतपुरा के बीच में नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर बहती है। और ये गिरती कहाँ है? तो ये गल्फ ऑफ खंबात है, जो गल्फ ऑफ खंबात, ऊपर कच्छ पड़ता है ऐसे, ये वाला रीजन नहीं है जो गुजरात का है, तो यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ है, और ये वाला रीजन जो है ये गल्फ ऑफ खंबात है, तो खंबात में गिरती है। ऐसे भी आ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि नर्मदा रिवर ड्रेन इनटू, तो अरेबियन सी, अरब सागर भी आ जाए, अरेबियन सी तो भी ठीक है, और गल्फ ऑफ खंबात आ जाए तो भी ठीक है। और दो पर्वत के नाम आपको ध्यान रखने हैं, दो रेंज हैं जो विंध्यान रेंज और सतपुरा रेंज।
अब आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि विंध्यान रेंज की ईस्टर्न मोस्ट जो है जो रेंज है वो कौन सी है, तो कैमूर रेंज है। कैमूर जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें। और इसकी सतपुरा की ईस्टर्न मोस्ट तो ये है मैकाल रेंज। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। मैकाल रेंज, अमरकंटक जो है, अमरकंटक से निकलती हैं ये। नर्मदा जो है मैकाल रेंज अमरकंटक, अमरकंटक। ठीक है, शायद मैंने पहले नहीं बताया तो अब बता रहा हूँ, अमरकंटक से निकलती है मैकाल रेंज से, जो कि ईस्टर्न मोस्ट रेंज है सतपुरा की। अब देखिए यहाँ पे होगी विंध्यान, यहाँ पे होगी सतपुरा, और इसके नीचे कौन सी होती हैं, तो ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे जिनके बीच में बहती है ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर भी अरेबियन सी में गिरती है। तो यहाँ पे है विंध्यान, यहाँ पे सतपुरा, और यहाँ पे आप मुझे तीसरी वाली जो रेंज है जिनके बीच में तापी जो रिवर बहती है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएंगे ये कौन सी रेंज है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ दिया है मैंने। बाकी अब देखिए और क्या है इसमें। देखो जो गंगा रिवर है, ये देखो यहाँ पे जो है अलकनंदा निकलती है कहाँ से, केदारनाथ से, नहीं बद्रीनाथ से निकलती है, ये बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ में सतोपंथ ग्लेशियर है, सतोपंथ ग्लेशियर है। तो सतोपंथ ग्लेशियर से यहाँ से निकलती है अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक है, तो उससे पहले फिर जो है मंदाकिनी, मंदाकिनी निकलती है यहाँ से केदारनाथ से। केदारनाथ जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें, यहाँ पे चोराबारी ग्लेशियर है, चोराबारी ग्लेशियर है। तो यहाँ से निकलती है मंदाकिनी। इसके बाद यहाँ पे गोमुख, गोमुख एक जगह है जो है गंगोत्री ग्लेशियर में, गंगोत्री ग्लेशियर है यहाँ पे। और यहाँ से निकलती है भागीरथी, भागीरथी जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें भाई डियर लर्नर्स। तो यहाँ पे जाके जब ये भागीरथी से मिलती है अलकनंदा, तो यहाँ पे देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग। तो यहाँ के बाद इसका नाम हो जाता है गंगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और ग्लेशियर है जो है, देखो यहाँ पे जो ग्लेशियर जो यमुना रिवर है वो जो निकलती है बंदरपुंछ से निकलती है। बंदरपुंछ एक जगह है, बंदरपुंछ नाम ध्यान रखना है। वो चोराबरी था, ये बंदरपुंछ है। और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ पे गंगा से मिल जाती है यमुना। और गंगा की जो देखिए ये जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन रिवर है जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। बाकी ये घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी ये सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। इतना आपको ध्यान रखना है गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। आपको मैंने बता दिया है पूरा, और रिवर्स के बारे में भी। ठीक है भाई, आपको इतना ध्यान रखना है। बाकी ये हिमालयन रिवर के अंडर आती है, और नर्मदा जो निकलती है वो अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, और ये अरेबियन सी में गिरती हैं दोनों। गोदावरी इधर ईस्ट की तरफ गिरती है जो कि है बे ऑफ बंगाल, और ये गंगा भी आपकी गिरती है इधर, इधर बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बाकी ये इधर जाती है जो है बांग्लादेश की तरफ, बांग्लादेश में जाती है गंगा। नाम ध्यान रखना है आपको। और ड्रेन किस सागर में करती हैं, सी में करती हैं, वो आपको ध्यान रखना है किधर की तरफ करती हैं, ईस्ट की तरफ करती हैं या वेस्ट की तरफ करती है। ऐसे मैं आपको बता दूं एक बार डायरेक्शन का, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ऐसे ही आपको इंडिया का मैप देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना, क्वेश्चन नंबर 4। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको बताना है फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर, इस ये जो बुक थी यह किसने लिखी थी, आपको इतना ही ध्यान रखना है। प्लासी टू पार्टीशन एग्जाम में देखते कीवर्ड पकड़ना है आपको। तो ये लिखी थी भाई शेखर बंदोपाध्याय ने, शेखर बंदोपाध्याय। नाम ध्यान रखना है आपको, बहुत ज़्यादा रिपीटेड है ये क्वेश्चन, पार्टीशन, प्लासी टू पार्टीशन। ठीक है, बाकी रोमिला थापर की एक बुक है वॉइसेस ऑफ डिसेंट, वॉइसेस ऑफ डिसेंट, ये आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक अरुंधति रॉय की है अ गॉड ऑफ, अरुंधति रॉय, यहाँ पे अरुंधति रॉय की एक बुक है अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अ गॉड ऑफ स्मॉल
थिंग्स। तो ये आपको याद रखनी है, बुक पूछी जा चुकी है कई बार, अरुंधति रॉय की और रोमिला थापुर की वॉइसेस ऑफ डिसेंट, ये पूछी गई है बुक्स। ठीक है भाई। और शेखर बंदोपाध्याय की ये आपको ध्यान रखनी है, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। बस इतना ही याद रख लें भाई, आपको सीधा एग्जाम में दिख जाए, ऑप्शन में दिख जाए तो आप टिक कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। डियर लर्नर्स, बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। 4 क्वेश्चनों में से आपको अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। ठीक है भाई। इफ़ आ 12-year-old इज़ फाउंड टू बी वर्किंग इन अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कारपेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी वायलेटेड। यदि एक 12 वर्षीय किशोर कालीन बनाने वाले कारखाने में काम करता पाया जाता है तो उसे भारत के संविधान में के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन उल्लंघन किया जाएगा। तो कौन सा आर्टिकल यहाँ पे वायलेट हो रहा है, किस आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है आर्टिकल 24 का उल्लंघन। अब देख लेते हैं हम आर्टिकल 24 के बारे में। तो आर्टिकल 24 कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 इन अ फैक्ट्रीज माइंस एंड अदर हजार्डस वर्क्स। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों, खानों या अन्य खतरनाक कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है भाई। आर्टिकल यहीं पे देख लेते हैं 23 जो यहाँ पे दे रखा है। तो इसका आंसर तो मैंने आपको बता दिया, अब दूसरे आर्टिकल्स को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं हम। तो आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स, तो रोकता है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, फोर्स्ड लेबर इंक्लूडिंग बेगार एंड अदर सिमिलर प्रैक्टिसेस। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, जबरन श्रम, जिसमें बेगार और अन्य सामान प्रथाओं का निषेध है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये है आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 और 24, तो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है ये आर्टिकल 23 और 24। फंडामेंटल राइट्स हैं ये सारे हमारे, ध्यान रखें भाई डियर लर्नर्स। ठीक है, अब आर्टिकल 25 देख लेते हैं। तो आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड propagate religion to all people including citizens, non-citizens. However, this freedom is subject to public order, health and morality. तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 नागरिकों, गैर नागरिकों सहित सभी लोगों को विवेक की स्वतंत्रता और धर्म का अभ्यास करने, मनाने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है। हालांकि यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन है। उसके अलावा आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स रिलीजियस डिनोमिनेशंस द राइट टू मैनेज देयर रिलीजियस अफेयर्स, एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, मैनेजिंग देयर religious affairs, owning and acquiring movable and immovable property, administering their property in accordance with the law। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने पर और धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों की स्थापना और रखरखाव, उनके धार्मिक मामलों का प्रबंधन, चल अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण, कानून के अनुसार उनकी संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार देता है। तो आपको ध्यान रखना है राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये कितने से कितने आर्टिकल के बीच में है, तो ये है आर्टिकल 25 से लेके और 28 तक ध्यान रखने हैं आपको। अभी है राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम कितने आर्टिकल में आता है, तो राइट टू फ्रीडम आता है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। और राइट टू इक्वालिटी ये आता है आर्टिकल 14 to 18। ठीक है भाई।
और कल्चरल एजुकेशनल राइट, कल्चरल और एंड एजुकेशनल राइट्स जो हैं वो आते हैं आर्टिकल 29 और 30 में, ठीक है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें भाई, आर्टिकल 32 के अंडर आता है। तो यहाँ पे मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स बता दिए हैं, कंप्लीट के कंप्लीट। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं वो आते हैं, फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो आते हैं पार्ट थर्ड में, ठीक है भाई। इसके बाद डीपीएसपी स्टार्ट हो जाते हैं और आर्टिकल 12 से लेके 36 तक जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। इतना आपको ध्यान रखना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये, ठीक है डियर लर्नर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहू फेस्टिवल इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। तो बिहू त्यौहार किस राज्य का मुख्य त्यौहार है, तो ये आपको बताना है। तो ये है बड़ा फेमस क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन। तो ये है आसाम का जो फेस्टिवल है, 3 प्रकार के बिहू होते हैं आसाम में, ठीक है। कटी बिहू, माघ बिहू और एक और होता है, कौन सा बिहू होता है वो, 3 बिहू फेस्टिवल होते हैं वहाँ पे, ठीक है। कटी बिहू, माघ बिहू और एक और होता है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है वो, ठीक है डियर लर्नर्स। बिहू के नाम पे आप आसाम लगा के आएंगे। और बैसाखी जो फेस्टिवल है वो पंजाब में होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेबैक सिंगर्स इज़ द रेसिपिएंट ऑफ द कर्नाटक रत्न अवार्ड 2005। तो 2005 का जो कर्नाटक रत्न अवार्ड्स है वो किसको मिला था, तो वो मिला था भीमसेन जोशी जी को। भीमसेन जोशी जी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक वोकलिस्ट और इनका संबंध है किराना घराना से। किराना, भाई स्पेलिंग गलत लिख गई भाई, किराना घराना, घराना, तो इतना आपको ध्यान रखना है। पंडित जसराज जी एसोसिएटेड विद मेवाती घराना, मेवाती घराना, ठीक है भाई। और जो है ये है शशिलता जानकी, इनका संबंध है बनारस घराना से, बनारस घराना। तो ये आपको ध्यान रखनी है जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, और ये पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं क्योंकि फोकस है उसका घराना पे, घराना जो एजेंसी सेट कर रही है पेपर, ठीक है भाई। जीडी वाले और मेंस वाले ध्यान दें। तो हमारा आंसर है भीमसेन जोशी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 8। एज पर आर्टिकल 158 द गवर्नर शैल नॉट बी अ पार्ट और मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ अ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट स्पेसिफाइड इन विच शेड्यूल। तो किस शेड्यूल में दे रखा है, अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। देखिए इसमें सीधी सीधी इस बात ये कह रहा है कि राज्यपाल ना तो किसी भी सदन का, जो संसद का सदन होता है लोकसभा और राज्यसभा, उसका मेंबर नहीं होगा, और ना ही जो राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो विधानमंडल होती है, उसके भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। तो वो आर्टिकल 158 में दे रखा, और किस शेड्यूल में है, तो वो है फर्स्ट शेड्यूल में। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें दे रखा है, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। 7th शेड्यूल में जो है सब्जेक्ट दे रखे हैं, सब्जेक्ट्स जो है यूनियन सब्जेक्ट, यूनियन स्टेट सब्जेक्ट और कनकरेंट सब्जेक्ट, कनकरेंट सब्जेक्ट। तो यूनियन वाले पे यूनियन लॉ बना सकती है, स्टेट वाले पे स्टेट, और कनकरेंट में दोनों स्टेट और यूनियन लॉ बना सकती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन वाला लॉ प्रिवेल्स करेगा, स्टेट वाले को सुपरसीड कर देगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे रिलेशन है, सेंटर स्टेट का जो सब्जेक्ट्स हैं वो दे रखे हैं। बाकी जो फिफ्थ शेड्यूल है उसमें देखिए शेड्यूल और एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, इसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। तो ये आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जो है 5th उसमें दे रखा है शेड्यूल में।
और यहीं पे एक आता है सिक्स स्केड्यूल में क्या है, तो यहाँ पे 4 स्टेटों का जो शेड्यूल और ट्राइबल जो एरिया है तो वो है AMTM से याद रख सकते हैं आप, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो AMTM से याद रख सकते हैं आप, इनके लिए प्रोविज़न है इसमें 6 स्केड्यूल में, ठीक है। और थर्ड वाला ओथ एंड अफर्मेशन से रिलेटेड है, ओथ एंड अफर्मेशन। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो स्टेट में होता है उनके लिए, और जो PM हो गए उनके लिए। तो जो मेंबर्स होते हैं देखिए पार्लियामेंट के और जो स्टेट लेजिस्लेचर के, उनके लिए जो ओथ होती है, ओथ और अफर्मेशन, वो इसमें दे रखे हैं थर्ड स्केड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है भाई। इतना आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको इलेबोरेट करके बता दिया सारी चीज़, एक्सपेंड किया है हमने ऑप्शंस, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इन्फ्लामेटरी कंडीशन दैट कॉज क्रैक्स और क्रस्टिंग एंड स्केलिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी। तो विटामिन B12 नहीं है, ये B2 है। विटामिन B2 की कमी के कारण मुंह के कोनों पर दरारें, क्रेस्टिंग और स्केलिंग का कारण बनने वाली भड़काऊ स्थिति का नाम क्या है? तो वो क्या है भाई? तो वो है चिलोसिस बोलते हैं इसे, जो B2 की कमी हो जाती है जब। तो यहाँ पे आपके ऐसे जो मुंह के साइडों में जो जगह होती हैं वहाँ पे दरारें, क्रेस्टिंग और स्केलिंग हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी दूसरी जो चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे, अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो देखिए जो ये वाली है सोराइसिस, तो सोराइसिस इज़ अ क्रॉनिक स्किन डिजीज दैट कॉज इन्फ्लामेटेड कैली पैचेस ऑन स्किन। और जो है सोरासिस इज़ कॉज्ड बाई ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम। तो जो इम्यून सिस्टम है इसमें ओवर एक्टिव हो जाता है, दैट कॉज स्किन सेल्स टू मल्टीप्लाई टू क्विकली। तो इसमें स्किन सेल्स हैं जो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करती हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है, स्किन से रिलेटेड ये डिजीज़ है। बाकी देख लेते हैं ये वाली जो पित्ती है, यूरिटाकेरिया। तो यूरिटाकेरिया इज़ ऑल्सो नोन एज हाइव्स, इज़ अ कॉमन स्किन condition that cause itchy, raise, red and flash colored bumps or patches on the skin. Body's immune cell called mast cell are activated and release chemicals like histamine which cause the skin to itch, swell and become red. तो ये इसका कारण है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन क्या है। तो एटोपिक जो है डर्मेटाइटिस क्या होता है? एटोपिक डर्मेटाइटिस डर्मा मतलब स्किन होता है, तो आपसे को समझ जाना है। डर्मालॉजिस्ट होता है स्किन केयर डिजीज़ का एक्सपर्ट, जो लॉजी मीन्स स्टडी। तो डर्माटिटिस्ट क्या होता है? डर्मेटिटिस तो इज़ ऑल्सो नोन एज एक्जिमा, इसे एक्जिमा भी बोलते हैं, के नाम से जाना जाता है, एक्जिमा के नाम से। इज़ अ क्रॉनिक स्किन कंडीशन दैट कॉज इन्फ्लामेशन, रेडनेस एंड इंटेंस इचिंग दैट एग्जैक्ट कॉज इज़ अननोन। इसका कोई कॉज पता नहीं है एग्जैक्ट, बट जीन्स, द इम्यून सिस्टम एंड द एनवायरनमेंट आर थ्रो टू प्ले अ रोल। तो इसमें एनवायरनमेंट जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है इस बीमारी के लिए। तो इसको आपको ध्यान रखना है, एटोपिक डर्मेटाइटिस, ठीक है, एक्जिमा भी बोलते हैं इसे। तो इतना आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डियर लर्नर्स, बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही गए 9 में से। मज़ा आ रहा है क्लास में? अगर मज़ा आ रहा है तो यस लिख दीजिए आप उसमें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी टी बोर्ड ऑफ इंडियाज़ रिपोर्ट 2021-2022 विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर। तो भारतीय चाय बोर्ड की रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत में राज्यों का कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? तो आपको बताना है। तो इंडिया में जो है टी कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, किस स्टेट में? तो सबसे पहला स्टेट जो है आसाम, उसके बाद होती है वेस्ट बंगाल, देन आपका तमिलनाडु, फिर होती है केरला में। तो ये 4 स्टेट हैं सबसे ज़्यादा इसमें, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर तमिलनाडु में, देन केरला में।
ठीक है भाई, तो इसका आंसर है आसाम और वेस्ट बंगाल। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। और टी बोर्ड जो इंडिया है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो टी बोर्ड बना था आपका, टी बोर्ड जो है वो बना था आपका 1954 में। याद रखना है, ये क्वेश्चन आ चुका है, 1954 टी बोर्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है भाई। बाकी तमिलनाडु में भी होती है, केरला में होती है, लेकिन यहाँ पे पूछा सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर। आपको कीवर्ड्स को पकड़ना है। अभी आपने देखा ऑप्शन और बस टी प्रोड्यूसर पूछ रहा है तो सीधा लगा दिया, ऐसे नहीं करना है। इन सब में होती है, यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी होती है, और इसमें भी होती है, और यहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है। बट आपको पूछा लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा होती है आसाम। और वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग की टी फेमस है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग दहली सल्तनत सुल्तान्स, दहली सुल्तान इंट्रोड्यूस्ड दी टू कॉइन्स नेमली सिल्वर टका। ध्यान रखना है आपको, सिल्वर टका, कॉपर जीतल। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान ने चांदी का टका और तांबे के जीतल नामक दो सिक्के पेश किए? तो ये इल्तुतमिश ने स्टार्ट करे थे भाई, जो है सिल्वर का टका और कॉपर जीतल। ध्यान रखना है इसका नाम, इल्तुतमिश दहली सल्तनत से एसोसिएटेड था ये। इसकी बेटी ही थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान क्वेश्चन आया हुआ है, जिसने रूल किया था दहली सल्तनत पे। वो पहली और आखिरी महिला थी रूल करने वाली। ठीक है भाई, तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। बाकी देखिए, एक और मैं बता देता हूँ आपको, दीवान दीवान ए अर्ज। तो ये एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था। मिलिट्री डिपार्टमेंट जो बनाया था किसने? बलबन ने, गयासुद्दीन बलबन ने बनाया था ये, बलबन। ठीक है। उसके अलावा एक था दीवाने, ये दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा हूँ मैं, दीवाने कोही। तो दीवाने कोही बनाया, ये एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो ये बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, तुगलक डायनेस्टी से था ये। अब देखिए, मैं दिल्ली सल्तनत की आपको डायनेस्टी बता देता हूँ। ठीक है, क्रोनोलॉजी से पूछी गई है ये डायनेस्टी। तो पहली जो थी वो थी मामलुक डायनेस्टी, मामलुक बोल सकते हैं या फिर स्लेव डायनेस्टी बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसका जो कार्यकाल था वो था, देखिए, 1206 से और 1290 तक ये रही थी। ठीक है। इसके बाद आती है खिलजी डायनेस्टी, खिलजी। तो खिलजी कब से कब तक थे? तो ये थे 1290 से और 1320 तक। उसके बाद आते हैं तुगलक, तुगलक। तो इनका जो कार्यकाल था, रूल था इनका 1320 से लेके, 1320 से लेके और 1414 तक था। ध्यान रखना है आपको। इसके बाद सैयद डायनेस्टी आई थी, सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी का था 1414 से लेके और 1451 तक। ठीक है भाई। इसके बाद आती है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का जो रूल किया था 1451 से लेके और 1526 तक। 1526 में इब्राहिम लोधी का युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोधी का जो युद्ध हुआ था किससे? तो बाबर से हुआ था यहाँ पे पानीपत में। तो पानीपत में, पानीपत का पहला युद्ध है ये, पानीपत का। तो 1526 में हुआ था। इब्राहिम लोधी लोधी डायनेस्टी से था और बाबर के बीच में पानीपत में। तो यहाँ पे बाबर जीत गया था और यहाँ पे भाई मुग़ल साम्राज्य का स्थापना हो गई थी, मुग़ल साम्राज्य। ठीक है भाई, मुग़ल एम्पायर की स्थापना यहाँ पे हो गई थी, बाबर ने कर दी थी। तो आपको मैंने बता दिया है, तो ये डायनेस्टी बता दिया, आपको ध्यान रखनी है। क्रोनोलॉजी पूछी जा चुकी हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप लगा लें। तो ये थे मामलुक डायनेस्टी के, ये लास्ट वाले थे जिन्होंने लोधी डायनेस्टी की स्थापना करी थी, बहलोल लोधी। और गयासुद्दीन बलबन जो है ये मामलुक डायनेस्टी से बिलोंग करता था। इल्तुतमिश भी मामलुक डायनेस्टी से था। ठीक है भैया, डियर लर्नर्स, मज़ा आ रहा है पढ़ने में? यस नो लिखें कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चंस मैं बिल्कुल सही करवा रहा हूँ, अच्छे अच्छे, ऐसे नहीं है कि इजी इजी क्वेश्चन करवा दिए मैंने और आप हो जाएं खुश थोड़ी देर में। नहीं, सारे क्वेश्चन करेंगे हम। PYQ तो एक भी नहीं जाएगा हमसे। हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन न्यूयॉर्क इन 1875? तो 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आपको बतानी है ये। और मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड, रिपीटेड की पावर, इसको मैं बोलता हूँ इन्फिनिटी। तो ये इतनी बार आ चुका है ये क्वेश्चन
तो आपको ध्यान रखना है। शेरो, बताओ इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है मैडम HP ब्लावत्स्की एंड कॉलोनल ऑलकॉट। तो इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी न्यूयॉर्क में 1875 में। डेट याद रखनी है आपको, और आपको यहाँ भी जगह भी याद रखनी है, न्यूयॉर्क में। और इन दोनों का नाम तो आपको याद रखना ही है। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। अब थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। तो 1882 में, इन 1882 द सोसाइटीज़ हेडक्वार्टर वर मूव्ड फ्रॉम न्यूयॉर्क टू अदियार चेन्नई। तो 1882 में ये चीज़ इन्फॉर्मेशन काम की है और पूछी गई है एग्ज़ाम्स में, कि जो इनका हेडक्वार्टर था थियोसॉफिकल सोसाइटी का न्यूयॉर्क में, 1882 में इसे मूव करके न्यूयॉर्क से और अडियार चेन्नई में स्थापित कर दिया था इंडिया में। और थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन न्यूयॉर्क सिटी 1875 बाई, ऐसे भी दे सकता है आपको HP की जगह कन्फ्यूजन में डालने के लिए, क्योंकि आप शॉर्ट फॉर्म याद कर जाएंगे SP व्लावत्स्की, और वहाँ पे दे देगा हेलेना पेट्रोवना ब्लावत्स्की एंड कॉलोनल हेनरी स्टील ऑलकॉट। तो आपको ध्यान रखना है ब्लावत्स्की, पीछा वाला नाम ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इससे ही आप मैच कर पाएंगे। और ऑलकट, ठीक है, इतना ध्यान रख लें। तो ये मैंने हिंदी में दे रखा है, एक बार आप पढ़ लें, सेम ही चीज़ है ये जो मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 13। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1947 टू 1990 हाउ मैनी 5 ईयर प्लान्स वर कंप्लीटेड। तो 1939 से लेके 1990 की अवधि के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हुई। तो आपको बताना है कितनी पूरी हुई। तो ये हुई 7। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। अब हम देख लेते हैं टाइम पीरियड। क्यों नहीं देखेंगे, देखेंगे हम। तो फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान आया था 1951 से और 1956 में, और इसकी इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसी थी वो था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो ये बना था 1950 में, प्लानिंग कमीशन जो बना था। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना। प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी 1950 में। इसके बाद भाई आया फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से और 1956 तक चला, जो कि बेस्ड था होडोर डोमोर मॉडल पर। होडोर डोमोर जो है मॉडल, उस पर बेस्ड था ये। एग्रीकल्चर पर फोकस दिया गया था इसमें, और इसमें भाखड़ा नागल डैम बना था, और इसमें 5 IITs स्थापित करी गई थी लास्ट में इस प्लान के। तो इतना आपको ध्यान रखना है। सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961। तो ये था हमारा PC महाल नॉबिस पर बेस्ड, महाल नॉबिस पर बेस्ड था ये ध्यान रखना है। दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में। और थर्ड जो 5 ईयर प्लान था, देखिए ये आया था 1961 से 1966, 1961 से 1966। ठीक है भाई, यहाँ पे सीनो चाइना वॉर हो गया था, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था। तो यहाँ पे फिर इसके बाद देखिए ये प्लान फेल हो गया था एक्चुअली, थर्ड वाला है, वॉर की वजह से। तो युद्ध हुआ था हमारा सीनो चाइना और इंडिया पाकिस्तान, इंडो पाक वॉर जो हुआ था। उसके बाद देखिए 66 के बाद प्लान हॉलीडे चला था। 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69, 3 साल का चला था कुल मिला के। फिर उसके बाद फोर्थ जो 5 ईयर प्लान आया था 1969 से 74 तक रहा था ये। फोर्थ 5 ईयर प्लान में ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम आया था। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, बैंकों का नेशनलाइजेशन। ठीक है भैया, इतना ध्यान रखना है। और यहाँ पे आया था जब ये प्लान हॉलीडे चल रहे थे, तब ये आया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, 1966 67 में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान है 1974 से लेके 1978, तो इसमें था गरीबी हटाओ। पूछा हुआ है गरीबी हटाओ का नारा किस 5 ईयर प्लान में आया था। तो ये इसी में ही आया था, 74 से 78 के बीच में था जो। इसके बाद आए थे रोलिंग प्लान्स 78 टू 80। तो 2 साल के लिए रोलिंग प्लान आ गए थे यहाँ पे। तो है गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, इसलिए रोलिंग प्लान आए थे। फिर इसके बाद देखिए जो सिक्स 5 ईयर प्लान आया था, ये आया था 1980 टू 85, 1980 से 1985। फिर उसके बाद सेवन्थ 5 ईयर प्लान आया था 1985 से लेके 1990। ठीक है, फिर यहाँ पे 1991 में क्वेश्चन पूछा हुआ है जो मैं बता रहा हूँ। LPG रिफॉर्म आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे PV नरसिम्हा राव जी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे, PV नरसिम्हा राव। ध्यान रखना है इतना। LPG रिफॉर्म आए थे। फिर यहाँ पे 91 और 90
फिर यहाँ पे 2 साल का गैप था, फिर 92 से लेके 1992 से लेकर 1997 तक 8th 5 ईयर प्लान चला था। 8th 5 ईयर प्लान जो था ये चला था, ये आपको ध्यान रखना है, 8th 5 ईयर प्लान। ठीक है भाई, तो इतना आपको रखना है ध्यान, बता दिया है मैंने आपको सारी चीज़ें। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। नेम द स्ट्रेट चेन एल्केन हैविंग केमिकल फार्मूला C9H20। ये भाई C9 है और H20 है, इतना ध्यान रखना है आपको। विच इज़ यूज्ड एज अ रिसर्च केमिकल एंड इन मेकिंग बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स। तो रासायनिक सूत्र C9H20 वाली सीधी श्रृंखला एल्केन का नाम बताइए जिसका उपयोग अनुसंधान रसायन के रूप में और बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। तो क्या है इसका नाम? तो ये है नोनेन। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो नोनेन के बारे में बात कर रहा है C9H20। अब हम दूसरों के बारे में देख लेते हैं। तो जो है नोनाडिकेन, जो ये वाला है ऑप्शन थर्ड, इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो नोनाडिकेन जो है एल्केन हाइड्रोकार्बन्स है विद केमिकल फार्मूला ये है, और इसको ऐसे दे सकते हैं C19 और H40। तो याद रखना है, इसका फार्मूला आ सकता है, नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछ सकता है आपसे। और इकोशेन, तो इसका भी देख लेते हैं। जो एल्केन है विद केमिकल फार्मूला C20H42, C20H42। ठीक है, बाकी डोडेकैन का भी देख लेते हैं। तो डोडेकैन का देखिए केमिकल फार्मूला होता है C12H26, तो C12H26। तो इतना आपको ध्यान रखना है ये फार्मूलाज, क्योंकि आगे पूछ सकते हैं, ऑप्शंस को ही वो क्वेश्चन बना देगा एग्जामिनर। तो हम ऐसा कोई भी स्कोप नहीं छोड़ने वाले एग्जामिनर के लिए कि वो भाई हमें क्वेश्चन गलत करा दे या हमसे हो ना वो क्वेश्चन। तो ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल जो मैंने ऊपर बताया है वही है ये चीज़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन यू टेक लेड नाइट्रेट powder in a boiling tube and heat it, you will observe the emission of brown fumes that are off। तो जब आप एक उबलते ट्यूब में लीड नाइट्रेट पाउडर लेते हैं और इसे गर्म करते हैं तो आप भूरे रंग के धुएं के उत्सर्जन का निरीक्षण करेंगे, जो किस चीज़ के होते हैं? तो वो होते हैं, बताइए आप किस चीज़ के होते हैं? तो वो होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के होते हैं वो धुएं। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और रिपीट भी हो सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सेंट मेगास्थनीज टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो निम्नलिखित में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा? तो आपको बताना है किसने भेजा था। तो ये भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने। तो ये एम्बेसडर था भाई किसका? जो अलेक्जेंडर था, ग्रीस रूलर, मैसिडोनिया का जो रूलर था, मैसिडोनिया का जो रूलर था ग्रीस का, ग्रीस, अलेक्जेंडर। ठीक है, उसका ये कौन था? तो एम्बेसडर था उसका। और इसके ही टाइम में इसने जो इसका जो है एम्बेसडर था मेगास्थनीज, भेजा था किसके? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था मेगास्थनीज को, और जो सेल्यूकस निकेटर था ये था भाई अलेक्जेंडर का वो एम्बेसडर। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये रूल कर रहा था इधर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के। ठीक है, जब अलेक्जेंडर ने यहाँ पे काफ़ी एरिया जीत लिया था तो सेल्यूकस निकेटर को बैठा दिया था यहाँ पे। तो इसको सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो मौर्यन डायनेस्टी के थे, चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने स्थापना करी थी मौर्यन डायनेस्टी की। तो उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। तो फिर इनके बीच मैट्रिमोनियल अलायंस बन गया था, है ना, ट्रीटी हो गई थी दोनों के बीच में। फिर मेगास्थनीज को इनके कोर्ट में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहने की अनुमति दे दी गई थी। तो मेगास्थनीज को भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी मौर्यन एम्पायर जो था वो देखिए, इसके जो रूलर थे मैं आपको बता देता हूँ। मौर्यन जो एम्पायर था,
एम्पायर था इसका वैसे फॉर्मली जो रूल स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 320 से लेकर 185 BC तक था। इतना आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य पहले रूलर थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद आया था बिंदुसारा, फिर उसके बाद आया था इसका बेटा था अशोका, फिर कुणाल और दशरथ और फिर जो लास्ट वाला रूलर था इसका बृहद्रथ। ठीक है भाई। तो इसको मार दिया था भाई सुंगा डायनेस्टी के पुष्य रूलर्स थे अशोका के बाद। ठीक है, ये अपने एम्पायर को कंसोलिडेट नहीं कर पाए थे तो रीजनल किंगडम्स बन गए थे यहाँ पे, तो बृहद्रथ को मार दिया था सुंगा डायनेस्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो इसका जो आंसर है सेल्यूकस निकेटर। आप इसका जवाब मुझे उसमें देंगे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। तो इसके बाद जो आई थी सुंगा डायनेस्टी, कानवा डायनेस्टी और सतवाहना डायनेस्टी, 3 डायनेस्टी थी जो इंडिजीनियस डायनेस्टी थी। ठीक है, और यहीं पे साथ में जब जो आई थी फॉरेन डायनेस्टी भी आई थी। फॉरेन डायनेस्टी में इंडो ग्रीक्स आए थे, सीथियंस आए थे, पार्थियंस आए थे और कुशाणाज आए थे। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज वन ऑफ दीज स्टेट्स दैट हैव नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एट ऑल। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में से है जिनके पास कोई पंचायती राज संस्थान नहीं है। तो किसी स्टेट में पंचायती राज संस्थान नहीं है तो वो नागालैंड है जिसमें पंचायती राज संस्थान नहीं है। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। अब देखिए दूसरे स्टेट भी देख लीजिए, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, तीनों स्टेटों में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में पूछ सकता है आपसे। ठीक है भाई, तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना द कॉस्ट ऑफ यूनिट असिस्टेंस इज शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द रेशियो फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न का ध्यान रखना है आपको, कई बार भूल जाते हो आप एग्जाम में पढ़ते टाइम। एंड दी हिमालयन, जहाँ गलतियाँ होंगी मैं आपको बता दूंगा आप कहाँ पे गलती कर सकते हैं, जहाँ पे गलती होने के चांस हैं। फॉर द नॉर्थ ईस्ट एंड द हिमालयन स्टेट्स, तो कितना रेशियो है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में इकाई सहायता की लागत को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए कितना अनुपात में बांटा जाता है। तो वो 90-10 का रेशियो रहता है, जहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं और हिमालयन स्टेट्स के लिए। ठीक है भाई, बाकी जो प्लेन एरिया में जो स्टेट्स हैं उनके लिए 60-40 का रेशियो रहता है। यहाँ पे सेंटर 90% देगा जो हिली एरियाज़ हैं और बाकी स्टेट देगा। यहाँ प्लेन एरिया में 60% सेंटर देगा और यहाँ पे 40% स्टेट देगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स बोलते हैं इन्हें, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। ठीक है भाई, तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट, 90-10 का रेशियो रहेगा हिली एरियाज़ में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। 2016 में ये योजना आई थी जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 19, ईयर याद जरूर रखना है योजना का। पिछली शिफ्टों में आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो देखेंगे एसएससी ने कई क्वेश्चन अपनी ऐसे पूछ रखे हैं, योजना का नाम और किस ईयर में आई थी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, 19th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी प्राप्तियों का एक उदाहरण है। पूंजी प्राप्तियों का कौन सा उदाहरण है। तो रिवेन्यू फ्रॉम द सेल्स ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स, तो कैपिटल जो रिसिप्ट होती है उसमें यही आता है, रिवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स ये आते हैं कैपिटल में। तो जो सेल्स होती है गवर्नमेंट के एसेट्स की, उसका जो रिवेन्यू आता है सरकारी संपत्तियों की बिक्री से जो राजस्व आता है तो वो इसमें ही आता है कैपिटल रिसिप्ट में। बाकी टैक्स ऑन इनकम तो रिवेन्यू रिसिप्ट में आता है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स तो वो भी जो है रिवेन्यू रिसिप्ट्स में आता है। और ग्रांट इन एड फ्रॉम द अदर स्टेट तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। तो ध्यान रखना है इतना आपको। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, रिवेन्यू फ्रॉम द सेल्स ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 20, द ड्रेन ऑफ वेल्थ
A critique of the colonial exploitation was given by which of the following nationalist leader? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ, औपनिवेशक शोषण की आलोचना निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसके द्वारा की गई थी? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की पूछ रहा है, किसने दी थी? तो ये दी थी दादा भाई नौरोजी ने। नाम ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इनकी जो 182 मीटर की स्टैचू है वो किस रिवर पर है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, सरदार सरोवर डैम पर है, सरदार सरोवर डैम पर है। और किस रिवर पर है ये आप मुझे बताएंगे। और ये है गुजरात में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैचू है 182 मीटर का। ठीक है भाई। तो सी राजगोपाला फार्मूला, तो ये 1944 में आया था, ये ध्यान रखना है, CR फार्मूला। ठीक है, ये दिया गया था INC और जो मुस्लिम लीग है उन्हें एक साथ लाने के लिए, ठीक है, मनाने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर। तो 1944 में आया था CR फार्मूला, सी राजगोपालाचारी फार्मूला बोलते हैं इसे। पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पे ध्यान रखना है SSC वालों, अ मेंबर ऑफ द एव्स बर्ड क्लास, बर्ड्स क्लास का जो है फैमिली का मेंबर नहीं है ये। तो निम्नलिखित में से कौन एव्स पक्षी वर्ग का सदस्य नहीं है? तो ये आपको बताना है। तो ये है पेट्रोपस बोलते हैं इसे। और तो मेरे को प्रोनाउंसिएशन इतना ही आता है भाई, और आप देख लें एक बार क्या बोलते हैं अपने अकॉर्डिंग, याद रखना है बस आपको एग्ज़ाम के लिए। तो यही नहीं आता है जो है एव्स की फैमिली में, बाकी ये सारे आते हैं। ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है, ये नहीं आता है। इसके बारे में देख लेते हैं ये किस फैमिली में आता है। तो ये फाइलम में आता है, कॉर्डेटा में, क्लास में मैमालियन में, और ऑर्डर जो है वो है चिरापेट्रा, और फैमिली में टेरोपोडियाडी। तो इस फैमिली में आता है। नाम ध्यान रखना है, पूछ सकता है, बस याद रखें थोड़ा सा कैसे भी करके। ठीक है, वर्ड एसोसिएशन में ध्यान रखें, आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, डॉक्टर नहीं बनना है ना है, ठीक है, ना ही कोई ऐसे जूलॉजिस्ट बनना है, आपको बस याद रखना है, एसोसिएशन देखना है। अच्छा ये ठीक है, चलो एग्ज़ाम में सही होना चाहिए क्वेश्चन, इतना टाइम ही नहीं है आपके पास सोचने का। ठीक है, कितना ही टाइम मिलता है GS करने का। ठीक है, 60 मिनट में क्या ही कर लोगे, तो इसलिए बोल रहा हूँ अपना ऐसे करके जाना वर्ड एसोसिएशन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इन जनवरी 2023 कोनेरू हम्पी वॉन इंडियाज़ फर्स्ट एवर सिल्वर मेडल एट दी हेल्ड इन अलमाटी कजाकिस्तान। तो जनवरी 2023 में कोनेरू हम्पी ने कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित में भारत का पहला रजत पदक जीता। तो सिल्वर मेडल किस खेल में जीता, कौन सी जो वो है, तो ये आपको बताना है। तो ये है वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैम्पियनशिप। तो चैम्पियनशिप थी ये विश्व की ब्लिट्ज शतरंज चैम्पियनशिप, इसने कोनेरू हम्पी ने जीता था। चेस से एसोसिएटेड है, इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है भाई, तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। और डीकू केस बन गए हैं वर्ल्ड शतरंज के चैम्पियन, तो वर्ल्ड चेस चैम्पियन बन गए हैं डीकू केस। और डीकू केस कहाँ से हैं, तो ये हैं तमिलनाडु से, चेन्नई से। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। सबसे कम उम्र के हैं ये, 18 ईयर्स के हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, इन विच मंथ इज द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ लोकेटेड अराउंड 20 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री नॉर्थर्न लैटिट्यूड। लैटिट्यूड की बात हो रही है यहाँ, ओवर दी गंजेटिक प्लेन्स। तो किस महीने में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ लगभग 20 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश गंगा के मैदान पर स्थित है। तो ये किस मंथ में होता है, तो ये जुलाई के मंथ में ITCZ जो होता है यहीं पे होता है, ओवर द गंजेटिक प्लेन्स। ठीक है, 20 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड में। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ITCZ के बारे में देख लेते हैं। देखो जो ITCZ है, इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार इनको। द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ इज़ अ लो प्रेशर एरिया नियर द इक्वेटर। इक्वेटर के पास एक लो प्रेशर एरिया होता है, वेयर द ट्रेड विंड्स ऑफ द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर मीट्स। जहाँ पे जो ट्रेड विंड होती हैं वो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर की मिलती हैं। इट्स अ की फैक्टर इन द ग्लोबल क्लाइमेट
एंड वेदर स्पेशली इन ट्रॉपिकल एरियाज़ में। ठीक है, तो की फैक्टर है ग्लोबल क्लाइमेट के लिए, वेदर के लिए, और स्पेशली अगर हम माने तो जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं उनमें। एंड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग मानसून, तो मानसून को समझने के लिए, उसके डेवलपमेंट को, रेनफॉल को, एंड हेल्थ ऑफ द लैंड एंड ओशन एनवायरनमेंट। तो ITCZ जो है, देखो ITCZ जो होता है ना, ये हमारी अर्थ है और इक्वेटर के आसपास ही होता है ये ITCZ। ये इक्वेटर है 0 डिग्री। इधर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नीचे की तरफ होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है भाई, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो यहाँ पे होता है ये, इसके आसपास जो ITCZ होता है। ठीक है, नॉर्थ में। अब यहाँ पे क्या होता है, जून जुलाई में जो सन की मूवमेंट है वो अपेरेंट मूवमेंट नॉर्थ की तरफ होती है गर्मियों में, तो ये ITCZ इधर ही सरक जाता है नॉर्थ की तरफ। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इधर जब सर्दियाँ होती हैं तो सन की मूवमेंट इधर की तरफ हो जाती है, साउथ की तरफ, है ना। तो अपेरेंट जो मूवमेंट है, तो फिर ये इधर से ना इधर की तरफ शिफ्ट होने लग जाता है। तो ये शिफ्ट होता रहता है, सन की डिपेंड करता है, सन की जो अपेरेंट मूवमेंट है, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है ये, इससे मूव ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ होता रहता है। तो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है ये 23 सही 20 जो है 23.5 डिग्री नॉर्दर्न में है। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है जो 23.5 डिग्री साउदर्न में है। तो ये जो इधर इक्वेटर से इधर होते हैं ये साउदर्न लैटिट्यूड है, और इक्वेटर के ऊपर की तरफ होते हैं ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड है। तो आपको इतना ध्यान रखना है इन चीज़ों के बारे में। ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड और लेटी हुई लाइन है लेटीट्यूड, ऐसे याद रखना, लेटी हुई जो लाइनें हैं वो लेटीट्यूड, और खड़ी हुई लाइनें हैं जो वो लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड है जो ऐसे हैं। लेकिन जो ये है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल पर इनका जो सेंटर है, जो लेटी हुई लाइन है, इनका एक ही सेंटर है, एक ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल पर ही रहती हैं ये। बाकी इनके जो हैं जो रिंग है वो छोटी बड़ी हो सकती हैं, इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा रहता है जो इसका डायमीटर है। ठीक है, तो जो खड़ी हुई लाइनें हैं वो लॉन्गिट्यूड हैं, जो लेटी हुई लाइनें हैं वो लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है भाई, तो ITCZ के बारे में आपने देख लिया, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर था वो था जुलाई। ठीक है, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना, मैंने कौन सा था वो ITCZ का 23वां। अब देख लेते हैं 24th क्वेश्चन। मीराबाई चानू सिक्योर्ड आ सिल्वर मेडल एट विच कॉमनवेल्थ गेम्स। तो मीराबाई चानू ने किस राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक हासिल किया था, तो ये आपको बताना है। देखो 2024 में इसका पेपर हुआ है, और 2000 कब का पूछ रहा है ये, तो 2000 देखिए कब का पूछ रहा है, 14 का पूछ रहा है ये। तो 2014 में जो है ये कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, तो उसमें इसने जो है मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, वेट लिफ्टिंग में है ये आपको ध्यान रखना है, वेट लिफ्टिंग से एसोसिएटेड है। वेट लिफ्टिंग VEIGHTLIFTING, तो वेट लिफ्टिंग से एसोसिएटेड है ये मीराबाई चानू, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था जो 2014 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। अब देखिए जो मीराबाई चानू हैं, एक बार हम इसको मिटा देते हैं, जो है यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, अरे यार ये भी कई बार चलता नहीं है ये। तो ये हमने मिटा दिया। अब देखते हैं साइकॉम मीराबाई चानू वॉन अ सिल्वर मेडल इन 48 kg वेट लिफ्टिंग कैटेगरी एज एट 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में जो हुए थे। एट द टाइम शी वॉज 19 ईयर ओल्डर एंड हर टोटल वेट 170 kg। अब मीराबाई चानू ने गोल्ड भी जीता है, फर्स्ट गोल्ड मेडल एट 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे बर्मिंघम में इंग्लैंड में, इन वुमेंस की कैटेगरी में 49 वेट में, वेट लिफ्टिंग कैटेगरी सी लिफ्टेड आ टोटल 197 kg। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब जो होंगे वो 23वां एडिशन होगा जो है कॉमनवेल्थ का, तो ये होगा कहाँ पे, तो ग्लासगो में होगा, ग्लासगो। ठीक है, और ये होगा 2026 में। हर 4 साल में होते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। इंडिया ने कब होस्ट किए थे, तो इंडिया ने होस्ट किए थे 2010 में।
और कौन सा एडिशन था, तो 9th एडिशन था। और स्टार्ट कब हुए थे कॉमनवेल्थ गेम, स्टार्ट कब हुए थे, तो ये हुए थे 1930 में। और इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया था, तो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था 1934 में, सेकंड वाला जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था। और पहले वाले जो हुए थे कनाडा में हुए थे। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो ये 23rd एडिशन होगा 2026 में, जो होगा ग्लासगो में, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। द न्यू मूर आइलैंड इज जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी टू। तो न्यू मूर द्वीप भौगोलिक निकटता में है, किसके पास है, तो वो इंडिया बांग्लादेश के बीच में ही है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, बे ऑफ बंगाल में न्यू मूर आइलैंड, वेस्ट बंगाल के पास और इधर बांग्लादेश के बीच, ठीक है भाई। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारे देखिए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बाकी अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर करें अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली जो क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। और अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कितना आपका स्कोर आया है। अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, कल आएगा, ठीक है, या आज ही आ जाएगा शाम को। तो और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए भाई, यहीं पर हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं।